प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, रुदोष्म अन्योन्य क्रिया, व्यापक अन्योन्य क्रिया तथा साम्यावस्था प्रतिबंध आदि का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, थर्मल इंटरेक्शन। तो हमने कहा यदि निकायों के बाह्य प्राचलों को नियत रखा जाए ताकि उनके ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहे तो निकाय में होने वाली अन्योन्य क्रिया को ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया को डिफाइन करें तो हमने कहा यदि निकायों के बाह्य प्राचल जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं इनको हम कांस्टेंट रखें जिससे कि उनके ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहे तो निकाय में होने वाली अन्योन्य क्रिया को ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। यदि इस क्रिया में किसी निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होती है तो निकाय द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो हमने कहा इस प्रक्रिया में यदि निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होती है तो इसका मतलब निकाय के द्वारा ऊष्मा का क्या किया गया है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन किया गया है। इसे प्लस क्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। और यदि किसी निकाय की ऊर्जा में कमी होती है तो निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। इसे माइनस क्यू से व्यक्त करते हैं। रुदोष्म अन्योन्य क्रिया, एडियाबैटिक इंटरेक्शन। माना निकाय ए तथा ए डैश परस्पर ऊष्मारोधित है। निकायों के बाह्य प्राचलों में से कुछ के परिवर्तन कर ये परस्पर अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं और ऊष्मा विनिमय कर सकते हैं। तो हमने कहा दो निकाय हैं ए तथा ए डैश, ये परस्पर ऊष्मारोधित है, आइसोलेटेड है या इंसुलेटेड है। निकायों के बाह्य प्राचलों में से कुछ में परिवर्तन करके, जो बाह्य एक्सटर्नल पैरामीटर्स थे, ताप, दाब इत्यादि को हम चेंज करके यदि हम कुछ में परिवर्तन करके परस्पर अन्योन्य क्रिया ये कर सकते हैं तथा ऊष्मा का विनिमय, हीट एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को रुदोष्म अन्योन्य क्रिया कहते हैं। रुदोष्म रूप से विलगित निकाय एडियाबैटिक आइसोलेटेड सिस्टम में माध्य ऊर्जा में वृद्धि स्थूल निकाय पर किया गया कार्य कहलाता है। तो हमने कहा रुदोष्म रूप से विलगित निकाय में माध्य ऊर्जा में वृद्धि स्थूल निकाय पर किया गया कार्य कहलाता है। यदि हम क्या कहें, हमारा सिस्टम जो है, निकाय जो है वो आइसोलेटेड है और इस आइसोलेटेड सिस्टम की माध्य ऊर्जा में वृद्धि कर दें तो यह वृद्धि जो है वो स्थूल निकाय पर किया गया कार्य कहलाता है। इसे प्लस डब्ल्यू, धनात्मक डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार निकाय की माध्य ऊर्जा में कमी स्थूल निकाय द्वारा किया गया कार्य माइनस डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। हमने कहा यदि ऊर्जा में कमी हो तो वह स्थूल द्वारा किया गया कार्य माइनस डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। रुदोष्म रूप से विलगित निकाय में एक दूसरे से दूसरे निकाय पर किए गए स्थूल कार्य के द्वारा ऊर्जा विनिमय होता है। इसलिए रुदोष्म अन्योन्य क्रिया को यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं। तो रुदोष्म रूप से विलगित निकाय में एक से दूसरे निकाय पर किए गए स्थूल कार्य के द्वारा ऊर्जा विनिमय होता है। मतलब एक निकाय के द्वारा दूसरे निकाय की मध्य ऊर्जा में वृद्धि या कमी कर दी जाए तो ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण किया जा सकता है। तो इसलिए रुदोष्म अन्योन्य क्रिया को हम यांत्रिक अन्योन्य क्रिया या मैकेनिकल इंटरेक्शन भी कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं व्यापक अन्योन्य क्रिया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो व्यापक अन्योन्य क्रिया, जनरल इंटरेक्शन। सामान्यतः अन्योन्य क्रिया करने वाले निकाय न तो रुदोष्म रूप से विलगित होते हैं न ही उनके बाह्य प्राचलों को स्थिर रखा जा सकता है। तो हमने कहा जो निकाय अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं वे रुदोष्म रूप से विलगित नहीं होते और साथ ही उनके बाह्य प्राचलों को स्थिर नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति में अन्योन्य क्रिया करने वाले निकायों की माध्य ऊर्जा में कुल परिवर्तन दोनों प्रकार के ऊष्मीय तथा यांत्रिक अन्योन्य क्रिया के द्वारा होते हैं। व्यापक रूप में परिवर्तन को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो डेल ई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू। तो डेल ई माध्य ऊर्जा में परिवर्तन, चाहे कमी हो या वृद्धि हो, ये बराबर होती है डब्ल्यू किए गए निकाय पर द्वारा किए गए कार्य और निकाय द्वारा ऊष्मा विनिमय के योग के बराबर होती है। तो ये जो समीकरण नंबर 1 है
यह समीकरण एक ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को व्यक्त करती है, जहां Q बाह्य प्राचल नियत रखते हुए माध्य ऊर्जा के परिवर्तन को व्यक्त करता है और W बाह्य प्राचलों के परिवर्तन के कारण माध्य ऊर्जा के में परिवर्तन को व्यक्त करता है। वह निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। समीकरण एक द्वारा प्रदर्शित अन्योन्य क्रिया को व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। कार्य W तथा ऊष्मा Q ऊर्जा के ही रूप हैं और इन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। तो कार्य W और ऊष्मा Q ऊर्जा के ही रूप हैं और इन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। इसी कारण से निकायों में अन्योन्य क्रिया द्वारा कार्य एवं ऊष्मा के संबंधों के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। इस कारण निकायों में अन्योन्य क्रिया द्वारा कार्य एवं ऊष्मा के संबंधों के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तथा समीकरण एक को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम को भी व्यक्त करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने यहाँ लिखा जहाँ Q बाह्य प्राचल नियत रखते हुए माध्य ऊर्जा के परिवर्तन को व्यक्त करता है तथा W बाह्य प्राचलों के परिवर्तन के कारण माध्य ऊर्जा के परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो हमने जो ऊपर दो इंटरेक्शन लिखे थे, एक तो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया और दूसरी रुदोष्मीय अन्योन्य क्रिया, इन दोनों को मिलाकर जो अन्योन्य क्रिया है वो हमारी कहलाती है व्यापक अन्योन्य क्रिया या जनरल इंटरेक्शन। तो जो पहला था हमारा ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, उसमें हमने ऊष्मा की बात की थी और दूसरे के अंदर निकाय द्वारा किए गए कार्य की बात की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम साम्यावस्था प्रतिबंध की, इक्विलिब्रियम कंडीशंस की। तो हमने कहा किन्हीं दो स्वच्छ निकायों A व A' पर विचार करते हैं जिनका लाक्षणिक बाह्य प्राचल आयतन है, जिनकी ऊर्जा व आयतन क्रमशः E व E' तथा V तथा V' है। तो हमने दो निकाय लिए, निकाय A और निकाय A'। निकाय A की ऊर्जा E तथा आयतन V है, निकाय A' की ऊर्जा E' व आयतन V' है। यदि इन दोनों निकायों को मिलाकर बना निकाय विलगित है तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार E प्लस E' इक्वल्स टू E स्टार इक्वल्स टू नियतांक। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, नियत रहती है। तो हमने कहा निकाय की कुल ऊर्जा हो गई E प्लस E', दोनों की मिलाकर बन गई E स्टार, ये रहेगी कांस्टेंट। इसी प्रकार संयुक्त निकाय का कुल आयतन भी नियत रहता है, तो इसलिए V प्लस V' इक्वल्स टू V प्लस V' इक्वल्स टू V स्टार नियतांक। तो E स्टार और V स्टार संयुक्त निकाय की ऊर्जा व आयतन है। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1 और इसको हमने समीकरण 2 से व्यक्त कर दिया। माना निकाय A में जब आयतन V तथा V प्लस डेल V के मध्य है तब ऊर्जा परास E तथा E प्लस डेल E में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या डेल E V है। इसी प्रकार दूसरे निकाय A' में जब आयतन परास V' तथा V प्लस V' के मध्य ऊर्जा परास में अभिगम्य स्तरों की संख्या ओमेगा डैश E डैश V डैश है। तो प्रायिकता के सिद्धांत से संयुक्त निकाय की कुल अभिगम्य स्तरों की संख्या ओमेगा स्टार E स्टार V स्टार इक्वल्स टू ओमेगा EV ओमेगा डैश E डैश V डैश। ये हो गई समीकरण नंबर 3। दोनों तरफ लोग लेने पर, तो दोनों तरफ हमने क्या लिया, लोग ले लिया। तो ये हो गया log ऑफ E ओमेगा स्टार इक्वल्स टू log ओमेगा प्लस log ओमेगा डैश। ये हो गई समीकरण नंबर 4। परंतु एंट्रोपी की परिभाषा से, तो एंट्रोपी S इक्वल्स टू K log ऑफ ओमेगा। तो हमने कहा ये एंट्रोपी की परिभाषा हो गई। हमने कहा संयुक्त निकाय की एंट्रोपी S डैश, निकाय A की एंट्रोपी S तथा निकाय A डैश की एंट्रोपी S डैश है। तो हमने कहा S स्टार इक्वल्स टू S प्लस S डैश। जब दोनों निकाय परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तो दोनों निकाय साम्यावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, जब तक कि संयुक्त निकाय की एंट्रोपी
अथवा अभिगम्य स्तरों की संख्या अधिकतम ना हो जाए, अतः संतुलन की अवस्था में। तो हमने क्या कहा, जब दोनों निकाय परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तो दोनों निकाय साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हमने कहा दो निकाय हैं, दोनों अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, तो ये अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप दोनों निकाय साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। और जब तक कि संयुक्त निकाय की एंट्रोपी अथवा अभिगम्य स्तरों की संख्या अधिकतम न हो जाए, अतः संतुलन की अवस्था में, अर्थात संतुलन की अवस्था में एंट्रोपी भी अधिकतम होगी और साथ में अभिगम्य स्तरों की संख्या भी अधिकतम होती है। तो हमने कहा एस स्टार इक्वल्स टू एस स्टार मैक्सिमम, ओमेगा स्टार इक्वल्स टू ओमेगा स्टार मैक्सिमम। ये समीकरण 6, ये समीकरण 7 हो गई। अतः निकाय ए व ए डैश के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा हुए अल्प परिवर्तनों से डी तथा डी के लिए एस स्टार के अधिकतम होने के लिए, तो अधिकतम है एस स्टार, तो इसका अवकलन जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो डी एस स्टार इक्वल्स टू डी एस प्लस डी एस एस डैश इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ वैल्यू रख ली एस स्टार, देखो ये यहाँ से एस स्टार इक्वल्स टू के लॉग ऑफ ओमेगा स्टार, एस इक्वल्स टू के लॉग ऑफ ओमेगा, एस डैश इक्वल्स टू के लॉग ओमेगा डैश। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली। यहाँ लॉग ओमेगा बाह्य प्राचल V तथा ऊर्जा E का फलन होता है। तो जो लॉग ओमेगा है बाह्य प्राचल V तथा ऊर्जा E का फलन होता है, या सीधे शब्दों में कहें अभिगम्य ऊर्जा स्तर जो हैं, अभिगम्य अवस्थाएं जो हैं वो ऊर्जा E तथा V का फलन होती है। तो हमने कहा इसका हमने आंशिक अवकलन किया, आंशिक अवकलन किया तो d log ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू, तो एक बार इसका E के रेस्पेक्ट में और एक बार V के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर लेते हैं। तो इसका E के रेस्पेक्ट में किया तो डेल अपॉन डेल ई डी ई, और V के रेस्पेक्ट में किया तो डेल अपॉन डेल वी लॉग ऑफ ओमेगा टी वी। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 9। अब हम जानते हैं बीटा की परिभाषा से, बीटा इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा तथा बीटा पी बार इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वी लॉग ओमेगा। तो ये जो पी बार है ये माध्य दाब है, बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन के टी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली, तो इसकी जगह हो गया बीटा और इसकी जगह हो गया बीटा पी डैश। तो ये इक्वेशन आ गई। उपरोक्त मान समीकरण 9 में रखने पर डी लॉग ओमेगा इक्वल्स टू बी डी ई प्लस बी पी बार डी वी। अब डैश के लिए निकाले, इसी प्रकार निकाय ए डैश के लिए, तो डी लॉग ओमेगा डैश इक्वल्स टू बीटा डैश डी ई डैश प्लस बीटा डैश पी डैश बार डी वी डैश। ये हो गई समीकरण 10 और ये हो गई समीकरण 11। तो समीकरण 10 व 11 से ई डैश व वी डैश के मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 और 2, तो ये यहाँ रख लिया। ई डैश का मान रखा समीकरण 1 से रखा तो ई स्टार माइनस ई, और वी डैश का मान रख लिया वी स्टार माइनस ई। तो समीकरण 1 और 2 कहाँ है, ये समीकरण 1 और 2 हो गई। ई की वैल्यू हमें रखनी है, सॉरी ई डैश की वैल्यू रखनी है, तो ई डैश इक्वल्स टू ई स्टार माइनस ई डैश रखना है, तो इसको उठाकर इधर लाए तो ये हो गया माइनस ई। इसी प्रकार वी डैश का रखना है, इसको उठाकर इधर लाए तो माइनस वी। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली समीकरण, यहाँ पर ई डैश की रख ली और वी डैश की रख ली, तो इक्वेशन हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गई। चूंकि डी ई स्टार इक्वल्स टू 0 और डी वी स्टार इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि ई स्टार और वी स्टार कॉन्स्टेंट थे, तो इनका अवकलन जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी, तो यहाँ रखी तो डी लॉग ऑफ ओमेगा डैश इक्वल्स टू माइनस बीटा डैश डी ई माइनस बीटा डैश पी डैश डी वी। अब समीकरण 10 व 12 को समीकरण 8 में रखने पर, तो समीकरण 10 तो ये हो गई, मतलब 10 से तो हमको वैल्यू लेनी है डी लॉग ओमेगा की, इस और 12 से हमें वैल्यू लेनी है डी लॉग ओमेगा डैश की, और ये वैल्यू उठाकर हमें समीकरण 8 में रख देनी है। ये हो गई समीकरण नंबर 8। यहाँ तो समीकरण 10 से वैल्यू रख लेंगे और यहाँ समीकरण 12 से वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखी तो देखिए इस प्रकार आ गया,
ये हो गया, और ये जो टर्म है ये 0 के बराबर आएगी, 0 के बराबर है ये, मतलब इन दोनों का सम जो है वो 0 के बराबर, और रखकर इसको हल कर लिया, तो हल करने पर इक्वेशन हो गई बीटा माइनस बीटा डैश डी ई प्लस बीटा पी बार माइनस बीटा डैश पी डैश बार डी वी इक्वल्स टू 0। ये हो गई समीकरण नंबर 13। समीकरण 13 ऊर्जा E तथा आयतन V के प्रत्येक अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए संतुष्ट होता है। इसलिए यह समीकरण 13 तभी संतुष्ट होगा जब DE तथा DV के गुणक मल्टीप्लायर अलग अलग शून्य के बराबर हो। तो इनको अलग अलग शून्य के बराबर किया, तो इसको पहले शून्य के बराबर किया, तो बीटा माइनस बीटा डैश इक्वल्स टू 0, तो इससे इक्वेशन आ गई बीटा इक्वल्स टू बीटा डैश। फिर नेक्स्ट टर्म में इस टर्म को हमने 0 के बराबर किया, तो बीटा पी बार माइनस बीटा डैश पी डैश बार इक्वल्स टू 0, और बीटा इक्वल्स टू बीटा डैश रख लिया हमने, तो आ गई वैल्यू पी बार इक्वल्स टू पी बार डैश। अतः स्पष्ट है कि जब दो निकाय परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तो साम्यावस्था तभी प्राप्त होती है जब बीटा इक्वल्स टू बीटा डैश अथवा टी इक्वल्स टू टी डैश एवं पी बार इक्वल्स टू पी बार डैश हो। अर्थात संतुलन की अवस्था में दोनों निकायों के ताप व माध्य दाब बराबर होते हैं। अर्थात यदि दो निकाय यदि साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस कंडीशन में दोनों निकायों के ताप व माध्य दाब जो है वो बराबर होते हैं।